नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी चुनाव, मुलायम सिंह का ऐलान। 325 उम्मीदवार घोषित, कई मंत्रियों के टिकट कटे। $500,000 के रुपए पुराने नोट रखने पर जुर्माना और होगी सजा। 31 मार्च के बाद 10 से ज्यादा अवैध नोट रखने पर रोक, अध्यादेश को कैबिनेट में से मंजूरी। नोटबंदी पर जारी हो श्वेत पत्र, नगद निकासी की सीमा खत्म करने समेत कांग्रेस की 5 मांगे। मनरेगा मजदूरी और काम के दिन दोगुने करने की मांग। विवाद के बाद आईओए का आजीवन अध्यक्ष बनने से कलमाड़ी का इनकार। खेल मंत्रालय ने संघ से मांगा जवाब, संबंध खत्म करने की चेतावनी। रेल पटरियों में टूट-फूट से हुआ कानपुर रेल हादसा, 29 ट्रेनों के रूट में बदलाव, 5 रद्द, 53 घायलों में 8 की हालत गंभीर। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में आज अजमेर सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। यात्रियों को सभी जरूरी सहायता मुहैया कराई गई है। हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर रेलखंड पर 5 हफ्ते के भीतर हुआ ये दूसरा बड़ा हादसा था। हादसा कानपुर के रूरा रेलवे स्टेशन के करीब हुआ, जहां अजमेर सियालदा एक्सप्रेस के 15 कोच पटरी से उतर गए। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को जान नहीं गंवानी पड़ी। हादसे में करीब 50 लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज कानपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि घायलों का इलाज बहुत बेहतर तरीके से हो, रिलीफ और रेस्क्यू मुस्तैदी से किया जाए। वो घटनाक्रम पर बराबर नजर रखे हुए हैं। घटना में किसी के मारे जाने की खबर और पुष्टि नहीं हुई है। कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट्स गलत तरीके से आ गई थी। उस तरह से उस दृष्टि से सभी सेफ हैं। कुछ घायल हुए हैं जिनको भी अटेंड किया जा रहा है। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। हादसे के बाद इस रूट से होकर जाने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 29 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस बीच रेलवे ने सुरक्षा मानकों को बढ़ाने पर जोर दिया है। ओवर द इयर्स हमने काफी करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, जिससे हादसों का जो पर मिलियन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर वाला इंडेक्स है, वो सब्सटेंशियली कम भी हुआ है। लेकिन हादसे खत्म नहीं हुए हैं। हमारी प्रयास बराबर यही है। माननीय रेल मंत्री जी ने जीरो एक्सीडेंट मिशन का लक्ष्य रखा है कि हम कैसे जीरो एक्सीडेंट तक पहुंचें, और उसका एक एक्शन प्लान बना हुआ है। उसको और इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी चल रही है। रोड मैप बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामूली रूप से जख्मी मुसाफिरों को 25,000 रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इससे पहले 20 नवंबर को पुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 कोच पटरी से उतर गए थे। इसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 200 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस हादसे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल सक्सेना जी हैं, जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं मीडिया रेलवे से। अनिल जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले तो मैं 2 बातें जो यात्रियों के लिहाज से वो जानना चाहूँगा। ट्रेनें जो इनका रूट बदला गया है, ये स्थिति कब तक कायम रहेगी? और जो जिस ट्रेन का ये हादसा हुआ, जो उसका शिकार हुई, जो बाकी यात्री थे उनको अपनी जगह तक पहुंचाने के लिए रेलवे की ओर से क्या इंतजाम किया गया है? देखिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने पूछी हैं। पहले तो ये बता दूं आपको कि रिस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक की क्या सूरत है जी। देखिए, जब एक्सीडेंट होता है और कोचेज डिरेल हो जाते हैं, तो हमारे ट्रैक को और ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो पहले तो कोचेस को अब उनकी जगह से हटाना, और फिर हटाने के बाद ट्रैक को दुरुस्त करना, ऊपर तारों को दुरुस्त करना, ये काम हमारी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन वहाँ पहुँच गई हैं, क्रेन्स पहुँच गई हैं। युद्ध स्तर पे लगना पड़ता है हमको। अगर इसको हम युद्ध स्तर वाले स्टाइल में ना करें, ये तो 4-4, 5-5 दिन तक ट्रैक क्लियर ही ना हो।
लेकिन नहीं, हम युद्ध स्तर पे लगते हैं, बहुत साथ साथ ये काम शुरू हो भी जाता है, सारे टेक्निकल लोग और लेबर पहुंच जाती है। और अनुमान ये हमारी जो डाउन लाइन है, चूँकि दोनों लाइन पे प्रभावित हुई हैं, डाउन लाइन भी अप लाइन भी, तो जो डाउन लाइन है वो जिस पे हादसा हुआ है, जिस पे हादसा नहीं हुआ है सॉरी, लेकिन प्रभावित वो भी हो गई क्योंकि डिब्बे इन्फ्रिंज उसको भी कर रहे थे, रेल डिब्बे, वो हम सुबह 6 बजे तक रिस्टोर करने की कोशिश में हैं। और जो अप लाइन है जो प्रभावित हुई थी उसको, उस पर ट्रैफिक तो हम कल देर शाम तक ही रिस्टोर कर पाएंगे, ये जबकि हम युद्ध स्तर पर इसके रिस्टोरेशन के एफर्ट्स में लगे हुए हैं। आपने दूसरी महत्वपूर्ण बात पूछी कि स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को, देखिए हमारे शुरू के 8 डिब्बे इंटैक्ट थे जो रूरा की साइड में थे, जो इटावा की तरफ इंजन था हमारा, कानपुर से इटावा की तरफ ट्रेन जा रही थी सेक्शन में, तो रूरा स्टेशन से हमने उन 8 डिब्बों को अलग करके, और इंजन हमारा ठीक था, उसको लेके आगे बढ़ा के हम इटावा में लाए। इसके बाद जो पीछे मेथा की तरफ जो पोर्शन था, एक ही डिब्बा पटरी पे था और वहाँ उस तरफ एक इंजन लगा के उस एक डिब्बे को पुल किया, और फिर एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन वहाँ मेथा तक ले भी आए कानपुर साइड से, ये मैं कानपुर साइड की बात कर रहा हूँ, और वहाँ लाकर हमने स्पेशल ट्रेन से जो बाकी बची हुई ट्रेन को कुछ तो आगे वाले पोर्शन में से एडजस्ट किया, कुछ को इस ट्रेन में लेके और सबको कानपुर आ गए, और कुछ लोगों को हम बस से भी लाए। कुछ लोग वापस यात्रा अपनी ख़त्म करके भी जाना चाहते थे, हमने उनकी भी व्यवस्था की, वो सियालदा वापस जाना चाहते थे और भी कुछ डेस्टिनेशन पे वापस जाने की रिक्वेस्ट करी, हमने उसकी व्यवस्था भी की। इनको फूड, मिल्क, वाटर, स्नैक्स, फर्स्ट एड की मेडिसिन, टेलीफोन करने की सुविधा, ये भी हमने स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को दी। तो कुछ को इटावा ले गए थे, कुछ को इनको कानपुर ले गए, बाद में सबको जोड़ के अल्टीमेटली एक ट्रेन बना के ऑनवर्ड यात्रा के लिए सबको रवाना कर दिया है अजमेर की तरफ। चलिए अनिल जी, ये सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पे। अब मैं आता हूँ कि असल में पिछले 5 हफ्ते में मैं ही कहूँ तो कानपुर देहात में दूसरा हादसा है। सुरक्षा पर रेलवे लगातार, मैं कहूँ कि नए इक्विपमेंट, अपग्रेडेशन, इन सब की बात होती है, इस पर काम भी चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो बड़ी दिक्कत है, जिसकी पर एक मैं कहूँ कि एक ऐसा चैलेंज है जिसको अब तक जिस तरीके से लिया गया है लेकिन उसके नतीजे उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं, वजह क्या दिख रही है आपको? आपका कुछ कहना पार्शियली सही है कि जो डिरेलमेंट है, पटरी से उतरना, ये एक बड़ा कारण हमारे हादसों का बना है, और दुर्भाग्य से पिछले वर्ष की तुलना में थोड़े से हमारे डिरेलमेंट की वजह से होने वाले हादसे बढ़े भी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो एक्सीडेंट की संख्या थोड़ी पिछले वर्षों से कम भी हुई है, लेकिन डिरेलमेंट एक चिंता का विषय है और चुनौती का विषय है, और हम इसको बराबर इससे जूझ रहे हैं और करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं। अभी हमने जो ट्रैक की एक हम नई टेक्निक जो है ट्रैक की मेंटेनेंस वाली, जो ट्रैक के फॉल्ट्स को देखती रहेगी, उसका ट्रायल एक प्रारंभ किया है। इजराइल की और बाहर की टेक्निक है जिसमें वो रेज 1 किलोमीटर तक वो रेज डालता रहता है, और कोई फ्लॉ होता है तो वो लौट के नहीं आती रे, रिसीवर और ट्रांसमीटर का अरेंजमेंट रहता है जी। तो हर 1-1 किलोमीटर पे वो डिप्लॉय कर देंगे वो मशीन, तो पूरा ट्रैक की कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती रहेगी। अभी मॉनिटरिंग जो है, एक इंस्पेक्शन का पीरियड है, एक वीकली इंस्पेक्शन होता है, एक मंथली होता है, एक फोर्टनाइटली होता है और एक डेली इंस्पेक्शन होता है। डेली इंस्पेक्शन का भी एक पीरियड होता है कि सुबह के 12 बजे तक हो गया, फिर अगला इंस्पेक्शन 3 बजे से होगा, 4, तो कुछ ना कुछ पीरियड ऐसा रहता है जिस पीरियड में वो इंस्पेक्शन नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कॉन्स्टेंटली चीज़ इंस्पेक्ट होती रहे हमारी ट्रैक, अगर ट्रैक में कोई इशू है। अब डिरेलमेंट किस वजह से हुआ है, अभी इस हादसे में इसकी जानकारी नहीं है, ना कोई प्राथमिक कारण पता लगा है। इसको विधिवत जांच से ही पता लगेगा कि किस वजह से ये हुआ है। ट्रैक का कोई इशू है, रोलिंग स्टॉक का कोई इशू है, ब्रेकिंग का कोई इशू है, ह्यूमन का कोई एरर है, या कोई फिश प्लेट का कोई इशू है, कोई भी बात हो सकती है। जी। फॉग की कोई इशू है, विजिबिलिटी का कोई इशू है, ड्राइवर के साथ, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कारण क्या है। सारी संभावनाएं जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है जी। अनिल जी, कारण क्या है, फिर हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। एक आखिरी सवाल, कई आशंकाएं जो है, मैं क्योंकि आप बेहतर समझा पाएंगे, बता पाएंगे, कुछ जानकार या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो ट्रैक हैं वो पुराने हो गए हैं और जो उनकी एक क्षमता है लोड सहने की, वो उससे ज़्यादा हम रेलों का संचालन होता है उनके ऊपर से। दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो डब्बे हैं उनका एक जो टाइम होता है 10 साल या 20 साल, जो भी पीरियड माना जाता होगा टेक्निकल लिहाज से, वो कई बार उसके बाद भी चलते रहते हैं, या फिर ओवर ट्रैफिक है, ये भी एक वजह हो सकती है या दिखती है जो पिछले हादसे हुए हैं।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आपके माध्यम से इनके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले डिब्बे पुराने होने की बात। एक डिब्बे की लाइफ होती है 25 साल और कोई भी डिब्बा रेलवे सिस्टम में अपनी एक्सपायरी डेट के बाद चल नहीं सकता है, नहीं चलाया जाता है। अब ये ज़रूर है और उसमें भी 20 साल के बाद बराबर उसकी फिटनेस जो है जब वो बड़ी ओवरहॉलिंग के लिए आता है, एक होती है पीरियडिकल छोटी ओवरहॉलिंग, जब भी वो बड़ी मिड टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए आता है, करीब 15 साल के बाद आता है या 10 साल के बाद, मुझे ठीक से याद नहीं है, तब उसकी पूरी फिटनेस नए सिरे से जांच की जाती है और फिर उसकी फिटनेस को ऐसे हर 5 साल बाद वो देख के और उसको 25 साल तक की उसकी लाइफ है, उस लाइफ तक ही चलाया जाता है। एक्सपायर्ड लाइफ के बाद कोच को कंडेम कर दिया जाता है। तो ये बात तो पहले ये हुई। दूसरी बात आपने पूछी थी ट्रैक के ओवर की। देखिए ऐसा नहीं है, ट्रैक हमारा ये जो ट्रैक है वो ग्रैंड ट्रंक रूट का ट्रैक है, दिल्ली हावड़ा रूट का है। हमारी राजधानी चलती है इस गाड़ियों पे, कई सारी राजधानियाँ चलती हैं, तो इसका रिन्यूअल, इसका मेंटेनेंस सब जो है हायर लेवल का रहता है और इसमें कोई वो नहीं बात रहती है। अब ये क्या बात हुई है, किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है, ये देखने वाला विषय और जांच का विषय है और डेफिनेटली बात निकल के आएगी। माननीय रेल मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर हमारे रेलवे की अफसरों की, एम्प्लॉय की या सिस्टम की कहीं कोई चूक या लैप्स है तो हम सख्त से सख्त कदम लेंगे, एक्शन लेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद जी। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस और इसकी जो बात है, देखिए ट्रैक रिन्यूअल एक कांस्टेंट प्रोसेस है। हर साल एक बजट हमारे पास होता है कि ट्रैक हमको ये ड्यू है रिन्यूअल का, उसको रिन्यू करना है। अगर तो हमारे पास एक अमाउंट है और हमारे टारगेट आप कहेंगे उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। जो तमाम भ्रांतियां हैं जिसके बारे में आपने कहा कि वाकई ऐसा नहीं है, जो डब्बे हैं वो एक जो मियाद होती है, जो उनकी उम्र है उससे पहले उनकी चेकिंग फिटनेस होती है और उसके बाद उन्हें हटाया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ और दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। देखिए RSTV विशेष सोमवार से शुक्रवार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इन नामों का ऐलान किया। सूची में शिवपाल यादव समर्थकों को तरजीह मिली है। मुलायम सिंह ने कहा कि राज्य में गठबंधन की अटकलें सरासर बेकार हैं, उन्होंने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने साफ किया कि पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। पहली बार कह दिया, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें 176 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बाकी 78 उम्मीदवारों की सूची विचार विमर्श के बाद जारी की जाएगी। उन्होंने पार्टी में मतभेद से भी इनकार किया। एक 4200 को रावपा ने आदर में रहकर के बातचीत की है। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है कि हर उम्मीदवार से बात की हो। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वो जहां से भी चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह ने ये भी साफ किया कि अब किसी का टिकट बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल सका है उनका भी पार्टी में पूरा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 31 मार्च के बाद तय संख्या से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर भारी जुर्माना लगेगा। कैबिनेट ने आज इसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें से अपराध माना गया। साथ ही पुराने नोटों के प्रति सरकार और RBI की देनदारी भी खत्म हो जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 500 और 1000 के पुराने नोट रखने वालों पर भारी जुर्माना लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। प्रावधानों के मुताबिक 10 से अधिक पुराने नोट रखने पर न्यूनतम 10,000 रुपए या फिर नकदी का 5 गुना जुर्माना भरना होगा। कुछ मामलों में 4 साल तक की सजा भी हो सकती है। 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच गलत जानकारी देने पर न्यूनतम 5,000 रुपए या नकदी का 5 गुना जुर्माना लगेगा। साथ ही 10,000 से अधिक पुराने नोट रखने या इन नोटों से लेन देन करने पर सजा भी हो सकती है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को शीत सत्र में विधेयक लाकर कानून में बदलाव करना चाहिए था। Ideally, the government should have brought this law in the parliament during the winter session and the law should have been changed. But the government has chosen this backdoor ordinance method. We are opposed to this ordinance Raj, but the government is increasingly relying on ordinances because the government does not want to be answerable. This type of posting the law, especially for the commoner, I think common people should not suffer. पुराने नोट 30 दिसंबर तक ही बैंकों में जमा होंगे। इसके बाद इन्हें 31 मार्च तक स्पष्टीकरण के साथ रिजर्व बैंक में जमा कराया जा सकता है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री के सामने कुछ मांगे रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के यज्ञ में गरीब लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने नोटबंदी से 2 महीने पहले बैंकों में 25 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वालों की सूची जारी करने की मांग की। 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के सामने कई मांगे भी रखी। उन्होंने बैंकों से रकम निकालने पर लगी सीमा खत्म करने की पाबंदी हटाने, मनरेगा मजदूरी और काम के दिन दोगुने करने और छोटे दुकानदारों की घाटी की भरपाई के लिए बिक्री और आयकर में 50% की छूट की मांग की। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20% बोनस और बीपीएल परिवार की महिलाओं के खातों में 25,000 रुपए जमा कराने की मांग भी की। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई है। किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, इन सब ग्रुप्स को नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए सरकार को इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की मांग को गुमराह करने की कोशिश बताया। बीजेपी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 90 से अधिक योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए बनाई है और जो काम 2.5 साल में हुआ है वो यूपीए सरकार 10 साल में भी नहीं कर पाई। और ये सरकार जो गरीब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, सरकार को काम करने दीजिए। झूठ बोलकर सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश मत करिए। और ये योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं वो कांग्रेस शासित राज्यों में जमीन तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ा चिंतन करिए। मंगलवार को भी कांग्रेस समेत 8 दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि नोटबंदी के 50 दिन करीब हैं, लेकिन दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ एक तरफ विपक्षी दलों की बयानबाजी जारी है तो वहीं लोग बैंक और एटीएम से रकम निकालने की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नए नोटों की जब्ती भी जारी है। नोटबंदी के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार के जिला मुख्यालय पर धरना दिया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी कर गरीब जनता को ठगा गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। जो फर्नीचर वाला ढोता है, ठेला ढोता है, ये कौन है? ये कौन लोग हैं? मोदी जी आप बताओ, ये बैठा हुआ है, कहाँ से कमाएगा? कहाँ से 28 रुपया किलो 2 किलो आटा खरीदना है? कैसे बाल बच्चा का परवरिश कर रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नोटबंदी के दर्द का जवाब जनता चुनाव में देगी। नोटबंदी का जवाब अब बहुत जल्दी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नोटबंदी का जवाब जनता दे देगी और नोटबंदी का जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। इस बीच बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें छोटी तो हो गई हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें बरकरार हैं।
लोगों की मांग है कि बैंक और एटीएम से निकासी की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर लिमिट बढ़ाई जाए तो रस कम हो सकते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो सर कि हमें पैसे अब हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हमें निकालने पड़ते हैं। 2500 जो लिमिट बना के रखे, अगर लिमिट हम बढ़ा दिए जाएं, जैसे कि 10,000 भी लिमिट कर देते हैं, तो इतनी रशेज एटीएम पे बैंक में नहीं दिखेंगी। 50 डेज़ का टाइम मांगा था, लेकिन अभी भी देखिए लोगों को पैसा पूरा मिल नहीं पा रहा है। अभी मैं HDFC बैंक गया था, वहाँ पर तो पैसा आया ही नहीं, तो अभी भी लोग परेशान हैं। तो क्या किया जा सकता है, किसको ब्लेम किसको दें? ये लोग कैश प्रॉपर्ली नहीं देते, ये सिर्फ 10,000 पे दे रहे हो। मैं खुद 3 बैंक से होकर आ चुका हूँ, ये मेरी तीसरी बैंक है। मैं राजेंद्र प्लेस हुआ है, पटेल नगर हुआ है, वहाँ भी मेरे को कैश नहीं मिला। अभी तीसरी बैंक है मेरे लिए। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने कोटक महिंद्रा बैंक की KG मार्ग शाखा के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि मैनेजर की मदद से 9 फर्जी खाते खोलकर इनमें 34 करोड़ रुपए जमा किए गए। मुंबई एयरपोर्ट से 69 लाख जब्त किए गए, इसमें 25 लाख रुपए के नए नोट हैं। कस्टम अधिकारियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को IOA के आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर खेल मंत्रालय ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खेल मंत्रालय ने IOA को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विवाद के बीच सुरेश कलमाड़ी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर IOA की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस बीच खेल मंत्रालय ने दोनों को आजीवन संरक्षक बनाए जाने पर IOA को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिन दोनों लोगों को IOA ने लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया है, दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के और क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे के अंदर उनको नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारे मंत्रालय का स्पष्ट मत है। हमने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आने के बाद मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा। पूर्व खेल मंत्री और कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इन नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। अपने रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर वहां पे मौजूद हैं, तो ये कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जो उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे थे, आपके समय के ऊपर जिनको हम लोगों के समय पे हटाया गया, उनको आपने वापस उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट अपने समय में बना दिया गया। इधर सुरेश कलमाड़ी ने ओलंपिक संघ में कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया है। कलमाड़ी के वकील ने कहा कि वो सभी आरोपों से बरी होने के बाद ही कोई पद स्वीकार करेंगे। विवादों के बाद अभय चौटाला ने भी अपना पक्ष रखा। मुझे सर्वसम्मत से बनाया था, ये कोई मैंने जाकर के नहीं कहा था कि मुझे बनाया जाए। अगर मैं ये डिमांड करता तो मैंने तो जो जिम्मेवारी पहले उन्होंने सौंपी थी उसको 2 वर्ष पहले ये कह करके छोड़ दिया था कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी इस तरह की पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में हो रही थी, जिससे हमारे खिलाड़ियों का नुकसान हो सकता था। इस सब के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने अपने फैसले का बचाव किया है। स्टेट ओलंपिक कमेटी में डिसाइड हो जाता है कि आपने जाके क्या बोलना है। तो यू आर गाइडेड बाय योर ओन स्टेट, यू आर गाइडेड बाय योर फेडरेशन, नॉट बाय द IOA। हर एक अपना अपना 36 का आंकड़ा होता है, उसके अंदर हर एक अपने अपनी प्रेस्टीज का सवाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि दे हैव नो रूल टू प्ले एट ऑल and simply an honorary position have been given. Why should we raise objection? मंगलवार को चेन्नई में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की सालाना आम सभा में दोनों को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था और जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 77वां सत्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शुरू हो गया है। सम्मेलन की शुरुआत नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ हुई। जानी मानी इतिहासकार शिरीन मूसवी को IHC की कमान सौंपी गई है। इतिहासकार इरफान हबीब ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा का आज सुबह निधन हो गया। 92 साल के पटवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद भोपाल के एक निजी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुंदरलाल पटवा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने भोपाल जाकर सुंदरलाल पटवा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे पार्टी और राज्य के लिए एक बड़ी क्षति बताया। उन्होंने राज्य में 3 दिन के शोक की घोषणा की। उनका अंतिम संस्कार नीमच जिले के कुकलेश्वर में कल किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।